दो क्या है जी, पहला क्वेश्चन बोलो तो क्या कहा है। पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता ज्ञात की। देखो यह मान लो यह पृथ्वी है, ठीक है ना। इस पृथ्वी को क्या मानना है जी, गोलाकार चालक मान लेना है, ठीक है। और इसका व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है तो ये बताओ त्रिज्या आधा होगा ना जी, हाँ ठीक है। व्यास दिया है कितना जी, व्यास दिया है कितना आपका 1.28 × 10⁴ किलोमीटर है। क्या है, किलोमीटर है, ठीक है। पकड़ो इसको, किलोमीटर है। तो इसको क्या करोगे, पहले मीटर में बदल लो, यानी 1.28 × 10⁴ है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000। क्या है इतना डर को बोल रहे हो, जैसे लग रहा है 1000 होता है भाई। 1000 मतलब 10⁻³ मीटर होगा, यानी कितना हो जाएगा 1.28 × 10⁷ मीटर, ठीक है। व्यास है इसका। तब त्रिज्या r कितना होगा 1.28 × 10⁷/2 मीटर, ये ना आएगा जी। इसको जल्दी भाग दो तो कितना आएगा 2 × 6 = 12 10⁷ मीटर, यानी इसको क्या लिख सकते हो, 1 0 इसमें से कम कर दो, यानी 6.4 × 10⁶ मीटर, ठीक है। देखो त्रिज्या इतना आएगा, ठीक है। कह रहा त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या होती भी है कितना 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो आकर्षण में पड़े हुआ, देखो यहाँ 6400 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या दे दिया है आपको, समझ में आया। और हमको क्या चाहिए कि इसकी धारिता बताइए, क्या पूछा है, ये पूछा ना जी, क्वेश्चन में क्या पूछा है। हाँ देखो, तब पृथ्वी की धारिता C = C का गोलाकार है ना, तो गोले की धारिता क्या होती है, गोले चालक की धारिता क्या होती है 4 होता है 4πε0 × r, ये होता है ना। तो रख दो इसमें वैल्यू, क्या दिक्कत है। C बराबर क्या हो जाएगा 4π, पाई की वैल्यू चाहे रुको, पाई की वैल्यू मत लिखो डायरेक्ट, ये 4πε0 की वैल्यू रख दो। देखो एक चीज ध्यान देना, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होता है ना। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। इसको देखो तो इसको बाई 1 लिख सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको पलट दो तो ये भी पलट जाएगा, यानी 4πε0 बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो 1/9 × 10⁹, ठीक है। यानी 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है। तो 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁹, समझ में आया, ठीक है जी सबको। देखो तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यानी 4πε0 की वैल्यू क्या लिख सकते हो 1/9 × 10⁹, ठीक है। इंटू r की वैल्यू कितना है जी 6.4 × 10⁶, ठीक है। और देखो तो ये 6.4 अब बट्टे में 9 अब गुणे 10⁶ है, और ये घात ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा होगा। अब इसको जो है कि सॉल्व कर दो, जितना आएगा उतना फैरड। अब ये तुम कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। 10 हटाने के लिए 9 से इसमें भाग दो तो डायरेक्टली, ठीक है। भाग देखो देखो कितना आ रहा है, 10 में आएगा, ठीक है। और ये 9 में से 6 घटा दो -3, यानी 10 जितना आएगा उतना गुणे 10⁻³ फैरड, ठीक है। जल्दी फटाफट करो, एक एक स्टेप समझ लो, समझते हुए करो, नहीं समझ आया तो फिर पूछ लो, ठीक है। एक एक पॉइंट ध्यान से देखो उसको और तब करो। अगला क्वेश्चन कर रहे थे बोलो, क्या कहा, समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें हैं। देखो बूंद वाला जो क्वेश्चन कराया था सेम वही क्वेश्चन उसी तरह का है, ठीक है ना। यानी ये 64 वो बूंदें हैं, ठीक है, किस चीज की, जल की, ठीक है। 64 गुना ही ना बनी, 4 को बना दो, ठीक है। ये एक तरह की बूंदें हो गई, ठीक है।
एक तरह की बूंदें हो गई, ठीक है। और प्रत्येक बूंद की त्रिज्या मान लो कितनी है जी, सॉरी, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या मान लो क्या है, स्मॉल आर है। प्रत्येक बूंद की त्रिज्या मान लो क्या है, स्मॉल आर। और प्रत्येक बूंद की धारिता मान लो कितनी है, सी, ठीक है। और मान लो एक बूंद को आवेश दिया गया कितना, स्मॉल क्यू, तो इसका विभव बढ़ के मान लो कितना हो जाएगा, भी। विभव वृद्धि कितना है, ये कौन कहा होगा इसमें, क्या क्या है, क्या है, समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें हैं, यानी नंबर ऑफ बूंद कितना है जी, 64, ठीक है। मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते, मैंने ये सारे बूंदें मिल करके एक बड़ी सी बूंद बना देती हूँ, ठीक। अब देखो बहादुर क्या कर रहा हो, घर पर प्रयास कर चुके, यहाँ देखो, ठीक है। एक बड़ी बूंद बनाते, इस बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लो कितनी है जी, कैपिटल आर। बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लो क्या है, कैपिटल आर, ठीक है। अब क्या कर रहा है जी, बड़ी बूंद के लिए ज्ञात कीजिए, पहला का है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, विभव ज्ञात, फिर का विभव, फिर का बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा एक छोटी बूंद की तुलना में कितना हो गया, यही ना, ठीक है। तो पहले त्रिज्या ज्ञात करना, तो एक काम करो, धारिता तले पड़ी ना हो, एक काम करो, एकर आवेश मान लो, एकर आवेश क्यू रख लो, एकर विभव मान लो V1, एकर धारिता मान लो छोटका का, ठीक है। माने एक छोटी बूंद की धारिता मान लो कितना है, C1, इसका विभव, इस पर आवेश कितना है Q, और स्मॉल q, और इस पर विभव, इसका विभव मान लो कितना है V1, ठीक है। तो इसका जो होगा, मान लो इसकी धारिता है C, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, ठीक है। 64 वो बूंद है सब, तो एक बूंद पर अगर क्यू आवेश है, स्मॉल क्यू आवेश है, तो सगरों वही से मिलकर कहीं बना है, तो पर कुली आवेश तो इस पर नहीं आ जाएगा जी, आएगा ना, ठीक है ना। यानी इस बड़ी बूंद के जो आवेश होगा कैपिटल क्यू, वह क्या होगा, 64 क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। आवेश नष्ट नहीं होगा, ठीक है, नष्ट नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता है। तो एक बूंद पर अगर क्यू आवेश माने हो, तो ऐसे ही 64 बूंदों पर कितना होगा, 64 को क्यू होगा ना, 64 बार क्यू को जोड़ो, चाहे 64 क्यू कर दो गुणा करके, ठीक है। तो एक बूंद पर क्यू, तो पूरे 64 बूंदों पर 64 क्यू, आप उसी से मिल करके यह बड़ा बूंद बना है, तो सारा आवेश इसी पर आएगा, क्योंकि आवेश नष्ट होगा नहीं, ठीक है। यानी इस बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा, 64 क्यू। इसकी धारिता मान लिया हमने कितना, C, और इसका विभव मान लो कितना हो जाता है, 64 क्यू आवेश आएगा, तो इसका विभव मान लो कितना हो जाता है, यही हमसे विभव पूछा है, और त्रिज्या पूछा है, यही सब ने पूछा है। लोग पकड़ो इतना पहले, देखो सेम जो पहले वाला क्वेश्चन किए हो उसी की जैसे देखो, तो इन 64 बूंदों से मिल करके ना बड़ी बूंद बनी है जी, हाँ। तो इन 64 बूंदों का जो आयतन होगा, जितना मटेरियल इसमें होगा वही मटेरियल इसमें होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी इन 64 बूंदों का आयतन जो होगा, उसमें सबका पूरा मटेरियल आ जाएगा ना। आयतन का मतलब क्या, कि टोटल कितना उसमें मात्रा है उसमें, ठीक है ना। यानी 64 बूंदों में टोटल जल की मात्रा कितनी होगी बता देगा, ठीक है। यह क्या बताएगा, उन 64 का योग यहाँ बता देगा, नहीं बता देगा, ठीक है। यानी बड़ी बूंद का आयतन जो होगा वो 64 बूंदों के आयतन के बराबर। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, है लिख लेना, ठीक है। क्या लिख ही दे रहा है, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर तथा धारिता कैपिटल सी व विभव मान लो क्या है, बी है। तब देखो, चूंकि बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या होगा, 64 गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, है ना जी। अरे सारी बूंदों का आयतन समान होगा ना, एक छोटी बूंद का आयतन निकाल दो और उसी में 64 से गुणा कर दो, 64 बूंदों का नहीं मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक। देखो बड़ी बूंद का आयतन कितना होगा, बूंद है यानी गोला है, अब गोले का आयतन कल यहाँ लगाए थे फॉर्मूला क्या होता है, हाँ 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, इसका कैपिटल आर है ना, ये लगाएंगे। 64 गुणे
छोटी बूंद का आता तो अभी तो बोला ही है, बस छोटा है, ठीक है। यानी क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर, क्लियर होगा जी। देखो तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। भाई आर क्यूब बराबर देखो 64 किसका क्यूब बन सकता है, 4 का, तो 4 है यार, 4 यार का क्यूब होगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ क्यूब है, क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तब आर बराबर क्या हो जाएगा, होगा, ठीक है। और पहला स्टेप आपसे यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, ये पूछ रहा था कि बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी होगी, क्या लिखोगे, बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की 4 गुनी हो, क्या लिखोगे, यहाँ तुम लोग खुद अपना लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, कि बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या की 4 गुनी, ठीक। चलो पहला स्टेप करो फटाफट जल्दी, तब दूसरा बताएं। एक एक स्टेप ध्यान से कर, सोच के देख के कर। इसका दूसरा पार्ट क्या कहा जी, ये याद रखना, कैपिटल आर कहीं आएगा तो उसके ऊपर स्मॉल 4r यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो इसमें दूसरा पार्ट क्या पूछा है, विभव बड़ी बूंद का, हाँ देखो बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, ध्यान देना, बड़ी बूंद का विभव क्या माने भी ना, देखो भी चाहिए तो भी चाहिए, तो बड़ी बूंद का विभव चाहिए, तो बड़ी बूंद का भी बराबर क्या होता है, Q/C होता है, Q/C से निकाल सकते हो ना। तो देखो बड़ी बूंद का विभव यानी बड़ी बूंद का Q मतलब बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q, और बड़ी बूंद की धारिता C, ये ना, ठीक है। अब देखो बड़ी बूंद पर आवेश कितना है जी, 64 Q के बराबर, ठीक है। अब बड़ी बूंद की धारिता, तो धारिता क्या है, गोला है ना, तो गोले का धारिता निकाल लो, क्या होगा 4πε0 × r, ये ना, ठीक है। यानी v बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 64Q/4πε0, और कैपिटल आर का मनवा कितना होता है जी, अभी निकाले हो 4r है ना, 4r, 4 से 1 काट दो तो यानी v बराबर कितना आ जाएगा, नहीं मारेंगे ठीक हो जाओगे, निकाल नहीं पाओ तो 16Q/4πε0 × r होगा। इसको इक्वेशन नंबर, इसको कितना ही रहने दो, ठीक है। अच्छा इसी में सेट कर दें क्या, हाँ इसी में सेट हो जाएगा, सही बात है, इसी में सेट कर दो। देखो 16 को क्या करो, किनारे कर, 16 को क्या करो, किनारे कर सकते हो ना, 16 आई क्या हो जाएगा Q/4πε, अरे स्मॉल आ रही है ना, स्मॉल हो जाएगा ना। आप देखो तो एक चीज ध्यान देना, 16 Q/4πε0, ठीक है। छोटी बूंद का कितना होगा विभव, कोई बताएगा, अरे यार इसका भी तो इसका ऐसे ही विभव निकलेगा ना, v1 बराबर क्या होगा Q/C1, Q/C1, ठीक है। तो क्या निकाली देखा अलग, अरे दिक्कत करेंगे सभी सब, पूरा समझ नहीं पाएंगे, बहुत तेज हमारा सही को तुरंत नहीं चले। चलो एक इक्वेशन 1 बना लो, ठीक ना। अब छोटी बूंद का निकालो, अलग अलग ही तुम लोग समझ पाओगे। छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव क्या लियो, v1 ना, तो v1 बराबर क्या होगा Q/C1 होगा। देखो एकदम से यही चीज याद आ जाएगा, यही इसीलिए मैं बता रहा था, वहीं सेट कर रहा था, लेकिन तुम लोग पता नहीं कहाँ तारा गिन रहे थे। C बराबर क्या होगा, छोटी बूंद का क्या होगा, ये अभी तो बोला ही है ना छोटा, क्या होगा 4πε0 और उसकी त्रिज्या, तो देखो तो Q/4πε0 r आ गया। यह क्या है, छोटी बूंद का विभव है, यह मनवा इसके जगह पर v1 है, उठा के इसमें रख सकते हो, समीकरण में रख सकते हो, यही चीज मैं कह रहा था, यहाँ पर सेट कर रहा था, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तब समीकरण 1 से v बराबर क्या है जी 16, इसके जगह यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो v1, क्या हो जाएगा v1। अब v1 क्या है, एक छोटी बूंद का विभव है, यानी एक छोटी बूंद के विभव का 16 गुना होगा किसका विभव,
बड़ी बूंद का, ठीक है। और यही तुमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, यानी बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, छोटी बूंद के विभव का 16 गुना। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। जल्दी इसको भी नोट करो, तब अगला थर्ड पार्ट इसका बताएं। अब देखो क्या कहा है जी कि बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा बताइए किसकी तुलना में, छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा तुलना, ये ना, ठीक है। देखो तीसरा पार्ट, छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, क्योंकि छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा मान लो U1 हो, क्या सो कर C1 V1 माने हो तो U1 मान लो, ठीक है। मान लो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, U1 है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा होता क्या, पढ़े हो, ऊर्जा का फार्मूला पढ़ा दिए, क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई C होता है ना, ठीक है। तो देखो इसमें C मालूम है, V मालूम है, ठीक है, लगा दो फट से, Q भी मालूम है, Q तो मालूम नहीं है, Q तो माना गया है, ठीक है। देखो यानी 1/2 C1 V1 का स्क्वायर होगा। अब देखो तो हाफ C1 क्या है, C1 का मान, C1 मतलब छोटी बूंद का धारिता, और छोटी बूंद की धारिता क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, हाँ स्मॉल आर, ठीक है, इंटू V1 का स्क्वायर, ये ना होगा जी, यानी U1 इतना हुआ, छोटी बूंद की स्थिति ऊर्जा इतनी हो, ठीक है। अब बड़ी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा देखो मान लो इसका U हो तो U बराबर इसका भी क्या होगा, जैसे इसका C1 V1 के स्क्वायर हुआ उसी तरह इसका 1/2 CV का, ये होगा जी। अब यहाँ भी रखो 1/2 C का मतलब क्या है, इसकी धारिता, ठीक है, इसकी धारिता कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर, ठीक है। आई V स्क्वायर, V मतलब इसका विभव, इसका विभव कितना आया है, 16 V1 के बराबर आया है ना, निकाले हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 16 V1 का, इसका V का स्क्वायर है तो यानी 16 V1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ ना है जी, हाँ जी सही कह रहा हूँ। V1 की रुक जाओ, अगले स्टेप पे लिखो, कहाँ लिखो, नीचे दिख रहा है उसमें, चलो यहाँ तक लिखो पहले, चाहे ऊपर मिटा दे क्या, हर वाला तो मिटा ही सकते हैं, चाहे इधर का भी मिटा देता, अब इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो क्या होगा, U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और देखो कैपिटल आर का मान में निकला हुआ है कितना है, 4R, कहाँ जनवा गायब हो जा रखा जी कि बार तुम्हारा, सोचने लग रहा हो, हाँ 4R, ठीक है, इंटू 16 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी करो, जल्दी बताओ, हाँ 256 V1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा, मान लो इसको इतना ही करोगे क्या, चाहे इतना ही रंग, ठीक है, इसको इतना ही करोगे क्योंकि अनुपात निकालना है, ठीक है। U मिल गया, मैंने बड़ी बूंद की स्थिति ऊर्जा मिल गई, ठीक है। अब पूछा है कि बड़ी बूंद की जो स्थिति ऊर्जा है वह छोटी बूंद की स्थिति ऊर्जा की तुलना में कितना है, ये कहा है ना, ठीक है। तो क्या करो, बड़ी बूंद की स्थिति ऊर्जा में छोटी बूंद की स्थिति ऊर्जा से भाग दे दो, अनुपात निकालो, अभी निकल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, तब U/U1 मैंने U बड़ी बूंद का है और छोटी बूंद से क्या करो, भाग दोगे, ठीक है। यानी U/U1, U का मान रखो 1/2 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4R इंटू 256 V1 का स्क्वायर, अब बट्टे इसका रखो 1/2 4 पाई
एप्सिलॉन 0, ठीक है, आर इंटू V1 का स्क्वायर। देखो तो कुछ कटने वाला दिख रहा है, 1/2 से 1/2, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0, आर से आर कट जाएगा, V1 स्क्वायर से V1 स्क्वायर कट जाएगा। क्या क्या बचेगा बच्चों? 4 यानी U/U1 बराबर ऊपर कितना है जी? 4 बचा और 256 बचा, और नीचे कुछ नहीं बचा, तब तक गुणा करके रख गया 4 256, यानी U हमको चाहिए ना, तब इसका गुणा करो। अब गुणा करके देखो U1 हटा दो यहाँ से, क्योंकि U1 की तुलना में चाहिए, तो U1 इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी कितना आ रहा जी? गुणा करो इसको, 1024। हाँ 1024। ठीक है। यानी देखो, यानी एक छोटी बूंद की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका 1024 गुना होगा, किसका? बड़ी बूंद की। कोई कंफ्यूजन? ये नहीं पूछ रहा था कि छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी, ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो यानी बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा का 1024 गुना होगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक, लिख लो, यही आंसर होगा आपका, यह थर्ड पार्ट है आपका, ठीक है। हाँ क्या चीज? हमारा रोल कैमरा ऑफ कर दो, सवाल बता दो। ई भाई होना यार छुट्टी का यार, ये निकाला है ना, क्वेश्चन लिखो। किसी चालक की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड है। इसको आवेशित करने पर इसको आवेशित करने पर इसमें संचित ऊर्जा इसमें संचित ऊर्जा 0.04 जूल है, 0.04 जूल है। हो गया। चालक का विभव ज्ञात कीजिए, चालक का विभव ज्ञात कीजिए। हो गया, जल्दी 2 मिनट कोशिश करो फटाफट, बहुत कोनो बत्ती नहीं। सुनो देखो क्या कहा है क्वेश्चन, बोलो। हाँ देखो, जैसे मान लो यार कोई चालक है, कौन सा चालक है ये कुछ नहीं कहा है, गोली इतनी सब कुछ नहीं कहा है, कोई सुनो चालक मान लो एगो, ठीक है। हाँ क्या कहा है, किसी चालक की धारिता कितना दिया है? 2 माइक्रोफैरड है। सुनो 2 माइक्रोफैरड है, तो माइक्रोफैरड है तो इसको फैरड में बदलो। माइक्रो में कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है ना, यानी 2 × 10⁻⁻6 लगा तो इतना फैरड हो जाएगा, धारिता मिल गया। तब क्या कहा बाबू? आवेशित करने पर इसमें संचित ऊर्जा 0.04। आवेशित करने पर संचित ऊर्जा, हाँ आवेशित करने पर संचित ऊर्जा कितनी है जी? 0.04 0.04 जूल, यानी ऊर्जा दे दिया, ठीक है। मान लो इसको आवेशित कर दिया तो आवेशित कर दो तुम भी, ठीक है। इसकी धारिता ऐसी, इसका विभव पूछा था ना कि विभव कितना है, तो मान लो इसका विभव कितना है? भी, यानी भी हमसे क्या किया है बाबू? पूछा है, क्वेश्चन मार्क है भी, ठीक है। तब देखो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पढ़े हम लोग, हेडिंग फार्मूला क्या होता है। देखो क्या क्या दिया है, सी दिया है, सी है, भी है, यू है, ठीक है। यू का ही फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो यू का वह फार्मूला जिसमें सी और भी आता हो, कौन सा है? हाफ से भी इसका आता है। देखो तो यू दे देले बा, सी दे देले बा, वहाँ से भी क्या कर लोगे? निकाल नहीं लोगे,
सिंपल तो था, क्या दिक्कत थी। ठीक है, यानी क्या करेंगे जी, तो u बराबर क्या होगा, हाफ सी भी का स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या चाहिए बाबू, भी। ठीक है, तो एक 2 इधर गुणे में आ जाएगा, सी क्या होगा, बट्टे में आएगा, यानी भी स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, देखो 2u अपन सी होगा। अब देखो हमको भी स्क्वायर का मान है, भी चाहिए, तो 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में आ जाएगा, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा जी, √2u बाई सी। इसी में रख दो बाबू, 2 का मान दिया है बाबू कितना, 0.04। ठीक है, आइए सी का मान 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करो जितना, मतलब इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल दो। ठीक है, जो आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी इतना वोल्ट आपका आंसर होगा। जल्दी कर लो, जल्दी करो। ठीक है, चलो जितना क्वेश्चन, जितना हेडिंग पढ़े थे उतने पर क्वेश्चन कर लिए ना। अब थोड़ा सा एक काम करना कि अपने तरफ से किसी बुक से कहीं से क्वेश्चन करना। ठीक है, आंसाल से जरूर कर देख लेना, जितना हेडिंग पढ़े हो और जिस तरह पढ़े हो। ठीक है, आंसाल का भी क्वेश्चन अपना करना। ठीक है, आंसाल जिसके पास नहीं हो ले लो और लेके देखो, कम से कम 10 सेट देखोगे तो उसमें 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। जो नहीं आएगा उसको ला कर पूछ लो। ठीक है, इसी तरह हेडिंग वाइज आंसर हुआ भी खत्म हो जाएगा आपका। अगली हेडिंग दो आवेशित चालकों के बीच, दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण। ठीक है, redistribution ऑफ चार्ज इनटू चार्ज बॉडी या चार्ज कंडक्टर। ठीक है, हो गया। अब ध्यान से सुना मेरा, देखो याद ना, जैसे मान लो क्या कहा जी, दो आवेशित चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण, यही कहा ना। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि दो चालक होगा, क्या होगा, दो चालक होगा। अब दोनों चालक क्या होंगे जी, आवेशित होंगे। क्या होंगे, आवेशित होंगे। उनको अगर जोड़ा, आवेशों का पुनर्वितरण होगा उनके बीच, आवेशों का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का मतलब क्या, पुनर् मतलब फिर से, या वितरण मतलब वितरित होना, यानी उन दोनों को चिपकाया जाए, चाहे उन दोनों को किसी तार से जोड़ा जाए, संपर्क कराया जाए, तो उनके बीच क्या होगा, आवेशों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा, आवेशों का आदान प्रदान। पहले से खुद चार्ज थे, ठीक है, और जब उनको जोड़ा जाएगा, चाहे संपर्क कराया जाएगा, तो उनके बीच क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण, यानी आवेशों का स्थानांतरण होगा। ठीक है, आवेशों का एक दूसरे पर एक्सचेंजिंग होगा। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पुनर्वितरण। क्या कहते हैं, पुनर्वितरण। पुनर्वितरण का अर्थ है, पुनर् मतलब दोबारा, ठीक है, फिर से। ठीक है, और वितरण मतलब वितरित होना। ठीक है, यानी फिर से जिस क्रिया में क्या हो, आवेश वितरित हो, उसको क्या कहते हैं, पुनर्वितरण। कोई कंफ्यूजन? ठीक, अब ध्यान से देखो, हेडिंग समझ में आ गई ना। अब वही हेडिंग के जैसे सेम चीज है। देखो दो चालक हैं, मान लो यह एक चालक है ए, यह एक चालक है ए, और एक चालक है मान लो बी है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इसकी धारिता मान लो क्या है जी, C1, इसकी धारिता मान लो क्या है जी, C2। ठीक है, मान लो अब उसके बाद क्या है कि दोनों आवेशित हैं, तो आवेशित है तो चार्ज होगा ना, आवेश होगा ना। तो मान लो इस पर आवेश है Q1 प्लस Q1, माना धन आवेश है इस पर, और उस पर भी धन ही आवेश लिया जाएगा। ठीक है, देखो इस पर आवेश मान लो कितना है जी, Q1। ठीक है,
इस पर आवेश मान लो कितना है जी, Q2। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब मान लो आवेश दिया जाएगा, आवेशित किया गया Q1 आवेश दिया गया होगा, तो इसका विभव शून्य से बढ़ के कुछ हुआ होगा ना। तो मान लो इसका विभव कितना हो गया है V1, और इसका भी विभव कितना हो गया है V2। समझना है भाई क्या काम है? दो चालक हैं A और B, ठीक है। एक की धारता C1, दूसरे की धारता C2, ठीक है। मान लो इसको Q1 आवेश दिया गया, Q1 प्लस Q1 आवेश दिया गया, तो इसका विभव कितना हो गया V1 बढ़कर। इसको भी Q2 आवेश दिया गया, तो इसका भी विभव कितना हो गया जी V2 हो गया। और उसके बाद ध्यान देना ये है कि इन दोनों के बीच की दूरी इतनी पर्याप्त रखना, मतलब इन दोनों को थोड़ा दूर रखना, ठीक है। कारण क्या है कि दूर रखने के लिए का मतलब ये कि इनके बीच की दूरी इतनी पर्याप्त रखेंगे, मतलब इतना दूरी रखेंगे कि ये एक दूसरे पर विद्युत प्रभाव न दिखाने पाए। क्या हो? एक दूसरे पर विद्युतीय प्रभाव न दिखाने पाए। नहीं तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको आप प्रतिकर्षित तो करेगा, ये अनंत होगा तब भी, ठीक है। लेकिन विद्युतीय प्रभाव मतलब कम से कम हो, यानी लगभग नगण्य हो, ठीक है। दो को गोला आवेश देखो, हजार रख दो, उतना दूर पर रख दो, तो पता चलेगा कि हाँ प्रतिकर्षित कर रहा है, क्या आकर्षित कर रहा है। दो चुंबक लेते हो, ठीक है, पास लाते हो, तब ना पता चलता है कि दोनों चुंबक आपस में खींच रहा है कि मतलब रिपल्स कर रहा है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपल्स कर रहा है। जब दूर रहता है तब नहीं पता चलता है। उसी तरह वही कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। कि इन दोनों के बीच की दूरी इतनी जरूर रखो, ठीक है, कि एक दूसरे पर प्रभाव कम डाल सकें, नहीं के बराबर या न डाल सकें, ठीक है। अब क्या किया जाए जी? अब इनको, इन चालकों को क्या करो, ठीक है, कि किसी पतले तार से, बहुत महीन पतले तार से, जिसकी धारिता क्या हो, मतलब नगण्य हो। ऐसा तो कोई तार होगा नहीं, लेकिन हम मान के चलेंगे कि कोई बहुत पतला तार हो जिसकी खुद की धारिता क्या हो, नगण्य हो, मतलब ऊ न अथवा आवेश रोक ले। क्योंकि चालक वो भी होगा, तभी से जोड़ेंगे तो कुछ न कुछ आवेश रख लेगा, लेकिन हम मान के चलेंगे कि उसमें कोई आवेश न रुकता हो, ऐसा कोई तार जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो देखो, तो इसको संपर्क कर दो, किसी तार से जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, जैसे ही तुम जोड़ोगे, ज्वाइंट कराओगे, संपर्क कराओगे इनके बीच, तो क्या होगा जी? आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फटाफट क्या करने लगेगा? जाने लगेगा। अब इसका विभव ज्यादा होगा तो इधर से A से B की ओर जाएगा, अगर B का विभव ज्यादा होगा तो B से A की ओर आने लगेगा, होगा ना, ठीक है। तो मान लो V1 ज्यादा हो, V2 कम हो, चाहे उसी को मान लो ज्यादा हो, ये कम हो, किसी भी तरफ से दिखाना, हमको किसी भी तरफ से लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो इसको तुम मान लो, तुम लोग समझने में आसानी होगी, V1 ग्रेटर देन V2 है, ठीक है। यानी V1 क्या है? ज्यादा, यानी पहले बोले पहले चालक है, यानी A का विभव क्या है? ज्यादा है, और B का विभव कम है। तो जब कम होगा ये ज्यादा होगा, तो फटाफट आवेश किधर जाएगा जी? A से B की ओर ना, ठीक है। यानी A से B की ओर आवेशों का आवागमन शुरू हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो देखो, तो पहले से चार्ज थे, आज जोड़ देने का तो फिर चार्ज लेना देना शुरू कर दिए सब। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? आवेशों का पुनर्वितरण। क्या कहोगे? आवेशों का पुनर्वितरण। यही घटना है, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। अब देखो, आवेशों का पुनर्वितरण हो जाएगा, ठीक है। कब तक होगा जी? यह आवेश देगा, यह आवेश लेगा, ठीक है। और लेगा तो इसका विभव है तो V2 वाला, और जब आवेश लेगा तो इसका विभव और बढ़ने लगेगा कि नहीं? है जब आवेश देगा तो इसका विभव क्या करने लगेगा? घटने लगेगा, ठीक है। तो देखो, तो एक का विभव घटेगा और दूसरे का विभव बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा। तो कभी न कभी एक स्थिति ऐसी आएगी ना कि दोनों का विभव क्या हो जाए? समान हो जाए। क्या हो जाएगा? दोनों का विभव समान हो जाए। मतलब है आवेश दे रहा तो इसका विभव कम होगा, ज्यादा था तभी जा रहा था इधर, तो इसका विभव कम होने लगेगा, इसका विभव उठने लगेगा, मतलब ज्यादा होने लगेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का विभव क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो उसको कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ का मतलब क्या? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में बराबर, दोनों में एक चीज, दोनों में जो चीज एक समान हो जाए उसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ, कॉमन। इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, होता है ना। यानी दोनों का कॉमन विभव हो जाएगा, दोनों का समान विभव हो जाएगा, एक लेवल का विभव हो जाएगा, ठीक है। आज देखो, आवेश जा रहा था कब? जब है विभव ज्यादा था, है विभव कम था, ठीक है। आज जब दोनों का विभव समान हो जाएगा, जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो है आवेश देगा तब, है आवेश लेगा तब, ठीक है।
नहीं लेगा, ठीक है। यानी जब विभव समान हो जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आवेशों का पुनर्वितरण क्या हो जाता है, रुक जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी रुक जाएगा, ठीक है। यानी आवेशों का पुनर्वितरण, दो चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण केवल तभी तक हो सकता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए, ठीक है। जब दोनों का विभव समान हो जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है। कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो कहा जाए कि मान लो हम हो, एक छोटा बच्चा मेरा हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हम 4 रोटी खाएंगे, आऊ का होगा जी, आधी रोटी में 1 रोटी में टून हो जाएगा ना। तो हम लोग भूख के बराबर ही ना खाएंगे जी, तब तक वह भी तभी तक खाएगा जब तक उसका भूख न खत्म हो जाए, और हम भी तभी तक खाएंगे जब तक हमारा भूख न खत्म हो जाए, ठीक है। अब मान लो जब हमारे में ज़्यादा रही तो हम क्या ओकरे में दे देंगे, ये नहीं करेंगे, तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, पुनर्वितरण कर रहे हैं, लेकिन वह तभी तक लेगा जब तक उसका भूख मिट न जाए। और जब उसका भूख मिट जाएगा तो हम देवो करने तो क्या होगा जी, होगा नुकसान होगा जी, ठीक है। यानी वह लेना बंद कर देगा, हम देना बंद कर देंगे, ठीक है। और जब दोनों का पेट भर जाएगा, दोनों का मन तृप्त हो जाएगा, तो न केहू ले या न केहू दे, दोनों आराम से खेल जाए, नहीं होगा, होगा ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। विभव का अर्थ यही है कि एक तरह से समझ लो कि भूख है कि एक को देगा तो एक का कम होगा, दूसरे का बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों क्या हो जाएंगे, लेवल में आ जाएंगे, मतलब विभव ज़्यादा था एक कम था तो एक लेवल में आ जाएंगे। जब लेवल में आ गए तो दोनों का मतलब बराबर हो गया, और जब बराबर हो गया तो पुनर्वितरण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, समझ में आया। अब देखो, जब पुनर्वितरण रुक जाता है, मान लो दोनों का विभव समान हो गया, तो दोनों का समान विभव कुछ होगा ना, तो मान लेते हैं दोनों का समान विभव कितना है जी, कैपिटल V। दोनों का समान विभव क्या हो जाएगा, कैपिटल V, ठीक है। यानी इसका भी विभव V है, इसका भी विभव V है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो, जब दोनों का विभव समान हो गया तो पूरे निकाय, अब इसको क्या करो कि एक समूह मान लो, एक निकाय मान लो, मतलब एक परिवार का मान लो समूह, या निकाय का मतलब क्या है कि एक समूह, यानी एक परिवार का एक चीज है, ठीक है। तो अगर इसको एक निकाय मान लिया जाए तो पूरे निकाय पर कुल कितना आवेश था, और पुनर्वितरण के बाद भी कितना होगा। मान लो हम लोग 50 रुपया रहा, ठीक है, और किसी के पास 10 रुपया था, हम उसको दे रहे हैं, हम दोनों के पास देने से पहले, लेन देन करने से पहले कितना आवेश, कितना मतलब रुपया हुआ, 50 हमारे पास, 10 दूसरे के पास कितना हुआ, 60 रुपया। अब मान लो हम उसको दे रहे हैं, अब उसका बढ़ रहा है, हमारा घटेगा, तब तक दे रहे हैं जब तक कि हम दोनों का बराबर न हो जाए पैसा। उसके पास जितना हो उतना ही मेरे पास हो जाए, चाहे जितना मेरे पास उतना उसके पास भी। जब दोनों का बराबर हो जाएगा तो हम पैसा देना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो बंद हो जाएगा तब कितना होगा हम दोनों के पास मिला के, एक घोड़ा का दोनों का मिला के कर 30 बतिया रही है, दोनों का मिला करके कितना होगा, तब भी कितना रहेगा, 60 ही ना रहेगा, ठीक है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि देखो पहले कितना था, पूरे निकाय पर कितना था, एक Q1 है, एक Q2, दोनों का जोड़ दो Q1 Q2 आएगा। अब पुनर्वितरण के बाद भी दोनों पर कुल आवेश कितना रहेगा, Q1 + Q2 ही ना रहेगा, पूरे निकाय पर रहेगा ना, ठीक है। तो देखो तुम, चूंकि निकाय मतलब एक समूह मान लोगे, एक परिवार का मान लोगे, तो पूरा का बात करोगे ना, निकाय की कुल, निकाय का कुल आवेश कितना होगा जी, Q1 + Q2 हो गया ना जी, ठीक है। और कुल विभव कितना था, नहीं कुल धारिता, सॉरी विभव करें, कुल धारिता कितना होगा जी। एक चीज और करो, इसको और क्या लिख सकते हो, देखो Q1 + Q2 को और क्या लिख सकते हो, एक चीज देखो, C बराबर पढ़े हो क्या जी, पढ़े हो, तो यहाँ से Q निकालोगे तो क्या आएगा बाबू, होता है ना, ठीक है। तो है Q1 क्या है, पहले का आवेश है जी, पहले पर कितना आवेश था ये है ना, ठीक है। तो इसको Q1 के जगह पर देखो तो C1 V1 लिख सकते हो क्या, ये लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर C भी होता है, तो हम पहले का आवेश निकाल रहे हैं, पहले का आवेश Q1 निकाल रहे हैं, तो पहले की धारिता है C1 है, इसका विभव था कितना V1 पहले, ठीक है। यानी Q1 यानी प्रारंभ में Q1 आवेश था तो कितना हो जाएगा, C1 V1 के बराबर,
ये ना, ठीक है। इसी तरह से Q2 का निकालो बाबू। तो दूसरे पर आवेश कितना था, Q2, ठीक है। अब पहले उसका धारता कितना था, C2, धारता तो वही रहेगी तब भी, ठीक है। अब विभव कितना था, V2, यानी Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2, यानी जहां पर Q1 प्लस Q2 आएगा वहां पर C1 V1 प्लस C2 V2 लिख सकते हो। या यह कह लो कि कुल आवेश की बात जब पूरे निकाय पर कुल आवेश की बात जब आएगी तो वहां पर आप Q1 प्लस Q2 या C1 V1 प्लस C2 V2 लिख सकते हो ना। इतना समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। हाँ ठीक, अब आगे बढ़ो। देखो अब निकाय की कुल धारता, निकाय की कुल धारता मतलब कुल क्षमता, कुल कितना लिए हैं सर। इसकी धारता कितनी थी, C1, और इसकी धारता कितनी थी, दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा ना। हाँ, निकाय की कुल धारता मिल गई, ठीक है। तो देखो हमको चाहिए उभयनिष्ठ विभव कि कितना बाद में विभव होगा जब पर रुक गए हैं सर, यही विभव पर पहुंचना चाहते थे हम, ठीक है। तो उभयनिष्ठ विभव निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब विभव चाहिए तो देखो पूरे निकाय, जब विभव दोनों का भी हो गया तो पूरे निकाय का तो भी ही रहेगा ना, ठीक है। यानी देखो तब प्रत्येक चालक का उभयनिष्ठ विभव, देखो क्या होगा, V बराबर क्या होगा जी, कुल आवेश बट्टे कुल धारिता, क्या होता है, कुल आवेश, V बराबर Q/C होता है ना। हाँ, तो कुल आवेश बट्टे कुल धारिता, ठीक है। यानी देखो, यानी V बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कुल आवेश कितना था, Q1 प्लस Q2 का हो, अच्छा है लिख लो, ठीक है। दोनों को लिख दे रहे, दोनों से लिख दे रहे हैं, यानी Q1 प्लस Q2 अब बाई कुल धारिता C1 प्लस C2। या इसी चीज को और क्या लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 की जगह पर C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे में C1 प्लस C2 लिख सकते हो ना जी, ठीक है। यानी पुनर्वितरण के बाद दोनों का उभयनिष्ठ विभव जो है इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक, एक एक स्टेप क्लियर है बाबू, झूठ ना बोलना, दोनों का जी पीछे सबका ठीक है। चलो केवल फिगर बना इतना पहले लिख लो तब आगे पढ़ाएं।